जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज़्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, इन दोनों फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। भैया लॉ एंड ऑर्डर को मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या कहना ये महत्व नहीं रखता है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ ये है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा है वो गलत चीज। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है। और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया। जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? हम लोग इतने यहाँ निकृष्ट हैं कि 60 रुपया हम लोग लेकर ही नहीं आए। जब ये उस राज्य की दशा है जहाँ लोग 10,000 रुपए के लिए मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं,
वहां पर मनरेगा का 60 रुपया 100 में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया दिल्ली में, और जो 40 रुपए आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%। मतलब उस 40 रुपया में भी 16 रुपए से 20 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मनरेगा का भी करीब करीब ये स्कीम पब्लिक के लिए जमीन पर बंद ही है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो हमने देखा। इसके बाद जो राज्य सरकार की 4-5 बड़ी योजनाएं हैं उसका आंखों देखा आपको बता रहे हैं कि राज्य सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है पेपर पे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता, मासिक भत्ता देने की। 2015 में ये योजना बनाई गई थी। 7 निश्चय का ये पहला निश्चय था कि 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को प्रति माह 1000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा। अभी तक इसका मुझे ना कोई लाभार्थी मिला, ना ये योजना शुरू हुई, ना कोई इसके बारे में जानता है, ना कोई इसके बारे में बात करता है। पत्रकार बंधु लोग भी इस पर कोई सवाल भी नहीं करते। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बनाते समय हम खुद 15 में उसमें शामिल थे। 2015 में ये परिकल्पना की गई कि 12वीं के बाद जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो मजदूरी न करके पढ़ाई करें, इसके लिए उनके परिवार से उनको पैसा न लेना पड़े, तो बैंक उनको सस्ते दर पर पैसा दे दे। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनी। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 बच्चों को बिहार में इसका लाभ मिलेगा। अगर योजना लागू हो गई होती तो किसी भी परिवार को 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। आप अपने बच्चे को बैंक से के पैसे से पढ़ा सकते थे। पढ़ने के बाद वो बच्चा पैसा 15 साल 20 साल में वापस कर पाता। अभी तक बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 9 वर्ष में 10 लाख बच्चों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। जिनको लाभ मिला है वो भी करीब करीब इस योजना को भूल चुके हैं। इसकी भी चर्चा कहीं नहीं है, करीब करीब ठंडे बस्ते में ही है। एक योजना जिसकी चर्चा आप लोग रोज करते हैं वो है नल जल की योजना। 2015 में अनुमान लगाया गया। 2015 में पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ 3% बिहार के घरों में नल से या कल से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। 3%। इसलिए वो योजना बनाई गई कि नहीं, हर घर में नल से पानी पहुंचे। योजना का उस समय बजट था 25,000 करोड़ रुपया। 5 साल में ये तय किया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने में 25,000 करोड़ रुपया लगेगा। योजना जमीन पर लागू भी की गई, आप लोग देख रहे हैं। सरकार का दावा है कि 99% योजना बना दी गई है और 2/3 से ज्यादा 75% से ज्यादा योजना चल रही है। उनके वेबसाइट पे अभी दिख रहा है। जमीन पर जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा योजना काम नहीं कर रही है। जिलों में अलग अलग आंकड़ा है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जगहों पर तो 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। समस्तीपुर में मेरा अनुमान है कि 75% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो वो ठीक से बना नहीं, या बना तो फिर चला नहीं, रख रखाव के अभाव में बंद हो गया। एक जो बड़ी समस्या है नल जल योजना की जमीनी मालिकाना हक को लेकर, जो सबसे बड़ी समस्या है नल जल योजना को लेकर, जिस पर चर्चा कम होती है कि जिस जमीन पर वो योजना बनी हुई है उस समय ज्यादातर जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने जमीन या अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के जमीन पर ये बनवा दिया। जिनके जमीन पर ये योजना बनी उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि आगे हमको सरकारी नौकरी के तहत 6,000-8,000 रुपया हर महीना मिलेगा। अब यह योजना में घोटाला हुआ तो ज्यादातर 90% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हार गए। नए वार्ड सदस्य आए हैं तो उनके पास अब उसका कोई मालिकाना हक ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर जो पुराने वार्ड सदस्य हैं उन्होंने इसकी मलकियत वापस उनको दी नहीं। कई जगहों पर तो लोग हमको ऐसे मिले जो बाजाबता नल जल योजना का पानी का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके जमीन पर लगा हुआ है योजना तो आप अपने यहाँ पंप चलाकर शादी विवाह में टैंकर का पानी भरकर उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये नल जल योजना की स्थिति है। एक चौथी और जो बड़ी योजना थी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है नाली गली पक्कीकरण योजना। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नल जल योजना नहीं थी। उस समय नालियों और गलियों के पक्कीकरण को सबसे बड़ी योजना माना गया था। उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया। 2015 से 5 वर्ष में बिहार सरकार को 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना था ताकि बिहार के हर घर के नाल से निकलने वाली नाली का पक्कीकरण किया जाए, उसको गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाए ताकि पानी को बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। 3,500 गांव में जाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि किसी के घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया, उसकी तो बात ही नहीं है।
गांव में सड़कों के किनारे इस योजना के तहत बड़े नाले जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उन नालों को घर के नालियों से नहीं जोड़ा गया या उन नालों से पानी को निकालकर बाहर निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो नाले हैं ये आज के तारीख में कूड़ेदान के स्वरूप इन्होंने ले लिया है। इसके बाद जो दो क्षेत्र है जहां सुधार दिखा, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, एक है बिजली और दूसरा है सड़क। बिजली निश्चित तौर पर जहां पर भी हम लोग गए, चाहे वो बड़ा गांव था, छोटा गांव है, टोला है, हर जगह बिजली आ गई है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिजली को लेकर जो लोग समस्या बता रहे हैं वो है बिजली के गलत और बड़े बिल का आना। जो कटिहार बरसोई में गोलीकांड हुआ है, ये हम लोग पिछले 8-9 महीने से जब मैं पैदल चल रहा हूँ, हर प्रेस वार्ता में बता रहा हूँ कि आने वाले समय में बिजली के बिल को लेकर बड़ा सामाजिक राजनीतिक परेशानी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि हर गांव में 40-50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनका बिजली का बिल उनके समझ से गलत आया है। एक बार बिल आपका गलत आ गया 6,000, 8,000, 10,000, 50,000, कई जगह तो लोग 60-70 हजार का भी बिल दिखाते हैं। एक बार बिल गलत आ गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप DCLR के ऑफिस में जाइए या लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए। कई लोग हमको ऐसे मिले जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है, लोग अपना घर परिवार छोड़कर, गांव छोड़कर भाग के रह रहे हैं। तो बिजली के बिल किस लेकर ये समस्या आज और आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। एक जो सड़क की बात है, बिल्कुल राष्ट्रीय और राजकीय राज्य मार्ग में सुधार दिखा है। नेशनल और स्टेट हाईवे पहले के मुकाबले बिहार में अच्छा हर जगह दिखा, लेकिन जो ग्रामीण सड़क की हालत है, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण कार्य विभाग REO जिसको आप लोग कहते हैं REO की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सारे सड़कों की हालत करीब करीब लोग बताते हैं वही है जो लालू जी के राज में होती थी। तो ग्रामीण सड़कों की हालत वैसी ही है, बिल्कुल बदहाल है, लेकिन राजकीय और राष्ट्रीय मार्ग जरूर सुधर गए। दो उद्योग जो पूरे बिहार में बढ़िया फलते फूलते दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जहां गए वहां उद्योग लोग बताते हैं ये फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपके समस्तीपुर में भी लोग बता रहे हैं चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, और ये करीब करीब हर जिले की ये समस्या है। दो उद्योग जो फल फूल रहे हैं, बड़ी मजबूती से चल रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां हर गांव में 2, 4, 5 लड़का शराब का अवैध कारोबार करता हुआ या बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग आपको हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में मिलेंगे। अगर बिहार में मुझे लगता है कि 10 ट्रक चल रहा है तो उसमें 4-5 ट्रक सिर्फ बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए ट्रक है। अगर गांव प्रखंड के स्तर पर 10, 20, 25 बच्चे कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो शराब या बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा 11 महीने में हम लोगों ने सुने वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और PC। भ्रष्टाचार से परेशान जनता, जहां पर भी चले जाइए लोग यही बताते हैं कि कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, रसीद कटाना है, थाना में FIR करना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बिना पैसा दिए हुए आप बिहार में करा सकते हैं। और ये बात सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है। चुनाव भी लगाए हैं कई राज्यों में, अभी नीतीश जी विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं और कल भी दिल्ली गए हैं। उस विपक्षी एकता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी एकता को लेकर मैंने कई बार टीका टिप्पणी पहले भी की है। पहले तो आप ये समझिए कि नेताओं के साथ में बैठने से, चाय पीने से, डिनर करने से, खाना खाने से, पत्रकारों को संबोधित करने से कोई एकता होती नहीं है। 10 साल तक हमने वो काम किया है। सिर्फ लोगों के मिलने से एकता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एकता हो भी जाए नेताओं के बीच में तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका चुनाव परिणाम पर कोई असर होगा। ये लोगों का भ्रम है कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल या बहुत बड़ी कोई घटना हो जाएगी। कई बार आप लोग ये उदाहरण देते हैं कि 77 में भी विपक्षी एकता हुई और जिससे इंदिरा जी को हराया गया, तो आपका ये भ्रम है। 77 से पहले अगर इमरजेंसी लागू नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो चाहे जितने दल एक साथ आ जाएं उसका कोई असर होने वाला नहीं है।
आपने फिर वही चीज देखी 1989 में, जब बीपी सिंह के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक साथ हुए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हराया। लेकिन दल बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, उस पर पूरा देश का जनमानस उद्वेलित हुआ, वो साथ में आया। तब उसके पीछे अगर दल साथ में आ जाए, नीचे जमीन पर काम हो, तब उसका असर पड़ सकता है। तो जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन उसका चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा ये इस पर निर्भर है कि जो एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके भागीदार लोग हैं वो किस मुद्दे पर जनता के पास जाते हैं। वो सिर्फ कौन चेहरा लेकर जाते हैं ये भी जरूरी नहीं है। कई बार पत्रकारों को ये भी आप लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका नेता कौन है। कई बार जब अगर आप सही आंदोलन करेंगे, सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो चेहरा अपने आप निकल आएगा। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो है नहीं कि 77 का चुनाव मोरारजी देसाई को पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया। बीपी सिंह जी को भी कोई प्रधानमंत्री का फेस बनाकर डिक्लेयर करके नहीं लड़ा गया। ये आपको उदाहरण क्या बताते हैं कि विपक्षी एकता सिर्फ पार्टियों और नेताओं के साथ बैठने से नहीं, लेकिन अगर समाज के स्तर पर कोई मुद्दा जो जनमानस को उद्वेलित करे, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे, उस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे, तब इन पार्टियों की जो ताकत है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उसका कुछ असर हो सकता है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है, ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक कोई एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा। 10 वर्ष से मोदी जी हैं ना प्रधानमंत्री भाई, तो आप जरा बता दीजिए कि समस्तीपुर में कौन उद्योग खुल गया है, कि समस्तीपुर में कौन सी राष्ट्र की, देश के स्तर से ऐसा काम किया गया जिससे कि समस्तीपुर के या बिहार के बच्चों के, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधरी है। तो ये तो बेमानी चर्चा है। जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है।
लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, इन दोनों फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। भैया लॉ एंड ऑर्डर को मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या कहना ये महत्व नहीं रखता है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ ये है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा है वो गलत चीज। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है। और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया। जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? और इंडिया का जो बैठक होने वाला उससे पहले आप जो है, अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। लाइए हम आपको लिख कर दे देते हैं। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूँ, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है। और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है,
उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की, उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव-गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी, तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं। लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर पलट के उधर पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं जाएंगे? आप खुद कह रहे हैं, आप जो इशारा किशोर कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है। लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है, एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है? ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को। अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी के पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। 11 महीने की आपकी पदयात्रा रही, प्रशांत टीके के सिवा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखा, किसी भी जिले में नहीं दिख रहा है। क्योंकि पदयात्रा मैं कर रहा हूँ तो चेहरा मेरा ही दिखेगा। लेकिन सभी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं। जो लोग जिन जगहों से हम पदयात्रा करके आ रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म हो गई वहां 50 से 60 हजार लोग जन सुराज अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं, आप खोज रहे हैं चेहरा कोई विधायक एमपी का, तो ये तो अभियान ही उसी के अगेंस्ट है कि अगर आपके बाबूजी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक जो आंकड़ा है आपको बता देते हैं, आप लोग राजनीति कवर करते हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमपी एमएलए विधायक बने हैं यहाँ पर, चाहे जिस दल से बने हों, कांग्रेस से, आरजेडी से, जदयू, भाजपा, सारे दलों को मिला दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन एमएलए एमपी यहाँ 1250 परिवार का आदमी ही बनता है। ये आपको क्या दिखाता है? सत्ता पर उन्हीं 1200-1300 परिवार का कब्जा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, और ऐसा सिर्फ आरजेडी में, जदयू में नहीं है। आपको हमको लगता है भाजपा तो देश की पार्टी है, वहां ऐसा नहीं होगा। भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस के राज में मंत्री थे, लालू जी के राज में विधायक मंत्री थे, नीतीश जी के राज में मंत्री विधायक थे, मांझी जी के भी सरकार में मंत्री विधायक थे। और आज जब भाजपा को भी किसी को बनाना है तो उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने बनाया है। एक परिवार का ही दबदबा है। तो इस चीज को तोड़ने का ही तो ये प्रयास है। अगर हम भी वैसे ही एक्स, आप खोज रहे हैं पत्रकार होने के नाते कि इनके बगल में कौन एक्स विधायक आया, कौन एक्स एमपी आया, तो उसका स्वागत नहीं है। हम तो गांव के स्तर पर उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन समाज के लिए राजनीति में, समाज के दिशा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आकर वो काम करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं तो उनकी हम मदद कर रहे हैं, संसाधन से, व्यवस्था से, सलाह से मैं वो मदद कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ेंगे, उसी से बिहार सुधरेगा, ये मेरी सोच है। प्रधान जी, एक सवाल है। आजकल युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया या अपराधी की दुनिया में आसानी से चले जाते हैं,
तो आप पद यात्रा के दौरान क्या उसकी मेन वजह देख रहे हैं? नहीं, मेन वजह तो अशिक्षा है, क्योंकि पढ़ाई है नहीं और रोजगार का साधन है नहीं। तो जो नया लड़का है वो क्या करेगा? उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो चाहिए। तो या तो आप अपनी प्रतिष्ठा या अपना एक जो सेल्फ प्राइड होता है उस चक्कर में आप कोई काम करने लगते हैं, या फिर आपकी आर्थिक जरूरतें हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उस योगदान जो आप देख रहे हैं सामाजिक स्तर पर जो गिरावट आप सामाजिक राजनीतिक गिरावट आप युवाओं में देख रहे हैं, उसकी वजह मैं समझता हूँ कि गरीबी और अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से युवा जो है वो इस तरह के चीज में फंस रहा है। मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि बिहार के लोग विकल्प चाह रहे हैं। जी आपने कहा कि मैं इतने दिनों का दौरा कर चुका हूँ। जी क्या उस विकल्प के रूप में लोग आपको देख रहे हैं? भैया हम विकल्प हमने कहाँ बनाया? हमने कोई दल तो बनाया नहीं है। आप पहले ये समझ लीजिए कि जन स्वराज कोई दल तो है नहीं। आप हमारे भाषणों को भी आपने सुना होगा, हम तो जाकर सामने से वोट किसी से मांग नहीं रहे, हमारा कोई प्रत्याशी है नहीं। हम तो इसके जड़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी समस्या जो हम लोग गिना रहे हैं, ये तो सब लोग जानता है कि ये समस्या बिहार में है, तो ये सुधरेगा कैसे? ये सुधरेगा तब जब बिहार के लोग अपनी समस्याओं पर वोट करेंगे। अब लोग ये कहते हैं ना भैया बात तो ठीक है, हम लोग को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करना है, लेकिन हम लोग किसको वोट करें? हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि लोग तो ये बता रहे हैं विकल्प नहीं है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं कि आप मिलकर विकल्प बनाइए। मेरे बारे में जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो यही तो जानते हैं कि मैं दलों की नेताओं की मदद करके उनको चुनाव जीतने में सहयोग कर सकता हूँ। तो जन स्वराज वही संकल्प है कि हम किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, ग्रामीणों का जो स्थानीय लोग हैं जो भी अपने बीच से निकल कर आते हैं कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए, हम तैयार हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हमको सलाह दीजिए, हम यहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे मैं बता रहा हूँ कि हर जिले में जब पदयात्रा खत्म होती है तो इसकी संख्या अभी है 50,000 से 60,000 जो लोग निकल कर आ रहे हैं कि नहीं ये नई व्यवस्था बननी चाहिए, मैं उसमें भागीदार बनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। अगर पूरे बिहार में अगर हर जिले से हम 50,000 आदमी जुटाएंगे तो कितने आदमी हो गए? 20 लाख। अगर आधा भी रख लीजिए 10 लाख भी, तो 10 लाख लोग अगर एक साथ आएंगे वो मिलकर तय करेंगे कि भैया आगे क्या करना है। मान लीजिए कि पूरा बिहार छोड़ दीजिए, हम समस्तीपुर की पदयात्रा अभी 2 दिन में खत्म कर लेंगे। यहाँ पर जो 50,000 लोग हैं वो अपना जिले और प्रखंड के स्तर पर संगठन बनाएंगे। आप देखिएगा 10 दिन में उसका नाम जारी हो जाएगा कि कौन लोग, ये इन्होंने कहा ना कि दूसरे लोग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि भैया रोज आप 15 किलोमीटर चलिएगा तो आप भी दूसरे दिन गायब हो जाइएगा। रोज चलना इतना आसान नहीं है, उनसे अपेक्षा भी नहीं है। लोग अपने अपने गांव पंचायत में चल ही रहे हैं। जो कल हम आए हैं तो लोग कोई आपको अगल बगल नहीं दिख रहा था, हम अकेले आए हैं, बहुत सारे लोग चल कर आए। तो जब वो संगठन बना लेंगे तो वो लोग तय करेंगे कि समस्तीपुर में हम लोग को विकल्प कैसे खड़ा करना है। समस्तीपुर में जो सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या लोग बता रहे हैं, आपके दोनों माननीय सांसद बाहर के हैं, आपके 10 में से 8 विधायक बाहर के हैं, तो पूरे समस्तीपुर में कोई ऐसा आदमी नहीं है का भी जो कि यहाँ विधायक और एमपी बन सके। तो समस्तीपुर के लोगों को हमने साथ में बैठाना है और वो लोग मिलकर जिसको तय करेंगे कि ये सुमन कुमार हैं भैया, इनको हम लोग चाहते हैं कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए। तो सुमन कुमार को जिताने के लिए प्रशांत किशोर अपना साधन, व्यवस्था, सलाह सब लगाएंगे जन स्वराज बैनर के तहत। यही जन स्वराज अभियान है कि आप अभी प्रत्याशी नहीं न चुनते हैं, आप और हम मोदी जी के द्वारा, लालू जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी में से चुनाव कर रहे हैं। आप तो प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, हम जन स्वराज के माध्यम से आपको अवसर दे रहे हैं कि नहीं, पहले आप बैठ के अपना प्रत्याशी चुनिए और फिर उसको जनता के प्रत्याशी के तौर पर उसको उतारा जाए। समाज को के पास वो विकल्प को वोट समाज देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकिएगा कि हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए दे दिए। लोग बता रहे हैं कि आप अपने सांसद के बारे में, आपके यहाँ हम लोग उनका चेहरा ही नहीं देखे, तो पूछते हैं वोट क्यों दिए थे, तो बोलता है कि हम तो मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए थे। तो अगर आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देंगे तो मोदी जी तो आकर आपका नाली गली यहाँ बनवाएंगे नहीं, उन्होंने तो आके यहाँ काम करना नहीं है। तो जब अगर आप अपने प्रतिनिधि को ऊपर देख के वोट दीजिएगा, ऊपर देख के अगर वोट देने की प्रवृत्ति नहीं छोड़िएगा,
ऊपर देख के चलिएगा तो नीचे ठोकर लगेगा ही लगेगा। यही बात तो जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को बताना कि आपने अभी तक देश के नाम पर वोट किया, आपने अभी तक जाति धर्म के नाम पर वोट किया, नाली गली 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। हम आपको बता रहे हैं कि वोट आपको जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए कीजिए। आपका बच्चा खाए बगैर मर रहा है, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है, आपके बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, और आप वोट कर रहे हैं पुलवामा पर, तो ये सुधरेगा कैसे? आप वोट कर रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट किया राम मंदिर के लिए, तो राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट किया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर आपको मिला हुआ है। बिहार में चाहे जितना कुव्यवस्था है, जिस चीज के लिए आप लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए। आप और हम ज्यादा व्याकुल हैं कि वोट किसको दिया जाए। हम कह रहे हैं कि वोट आप किसी को दीजिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वोट आप किस बात के लिए दे रहे हैं। और अगर आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया है, तो चाहे बिहार कितना नीतीश कुमार के राज में बदहाल हो, बिजली आ गई है कि नहीं आई है। अगर आपने अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए आपने भाजपा को वोट किया तो मंदिर बन रहा है। सिलेंडर के लिए आपने वोट किया तो सिलेंडर मिल रहा है। जिस चीज के लिए आप वोट कीजिएगा, चाहे वोट किसी को कीजिए, वो काम होना ही होना है, वो कोई रोक ही नहीं सकता। आप आरजेडी का उदाहरण देख लीजिए। चुनाव भी लगाए हैं कई राज्यों में। अभी नीतीश जी विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं और कल भी दिल्ली गए हैं। उस विपक्षी एकता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी एकता को लेकर मैंने कई बार टीका टिप्पणी पहले भी की है। पहले तो आप ये समझिए कि नेताओं के साथ में बैठने से, चाय पीने से, डिनर करने से, खाना खाने से, पत्रकारों को संबोधित करने से कोई एकता होती नहीं है। 10 साल तक हमने वो काम किया है। सिर्फ लोगों के मिलने से एकता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एकता हो भी जाए नेताओं के बीच में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका चुनाव परिणाम पर कोई असर होगा। ये लोगों का भ्रम है कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल या बहुत बड़ी कोई घटना हो जाएगी। कई बार आप लोग ये उदाहरण देते हैं कि 77 में भी विपक्षी एकता हुई और जिससे इंदिरा जी को हराया गया, तो आपका ये भ्रम है। 77 से पहले अगर इमरजेंसी लागू नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो चाहे जितने दल एक साथ आ जाएं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आपने फिर वही चीज देखी 1989 में, जब पीपी सिंह के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक साथ हुए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हराया। लेकिन दल बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, उस पर पूरा देश का जनमानस उद्वेलित हुआ, वो साथ में आया। तब उसके पीछे अगर दल साथ में आ जाए, नीचे जमीन पर काम हो, तब उसका असर पड़ सकता है। तो जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन उसका चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा, ये इस पर निर्भर है कि जो एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके भागीदार लोग हैं, वो किस मुद्दे पर जनता के पास जाते हैं। वो सिर्फ कौन चेहरा लेकर जाते हैं ये भी जरूरी नहीं है। कई बार पत्रकारों को ये भी आप लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका नेता कौन है। कई बार जब अगर आप सही आंदोलन करेंगे, सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो चेहरा अपने आप निकल आएगा। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो है नहीं कि 77 का चुनाव मोरारजी देसाई को पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया। बीपी सिंह जी को भी कोई प्रधानमंत्री का फेस बनाकर डिक्लेयर करके नहीं लड़ा गया। ये आपको उदाहरण क्या बताते हैं कि विपक्षी एकता सिर्फ पार्टियों और नेताओं के साथ बैठने से नहीं, लेकिन अगर समाज के स्तर पर कोई मुद्दा जो जनमानस को उद्वेलित करे, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे, उस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे, तब इन पार्टियों की जो ताकत है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उसका कुछ असर हो सकता है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है, ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना,
उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 को दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और NDA में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक MP नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार NDA की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से NDA की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा NDA ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा? 10 वर्ष से मोदी जी हैं ना प्रधानमंत्री भाई। आप जरा बता दीजिए कि समस्तीपुर में कौन उद्योग खुल गया है, कि समस्तीपुर में कौन सी राष्ट्र के देश के स्तर से ऐसा काम किया गया जिससे कि समस्तीपुर के या बिहार के बच्चों के, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधरी है? तो ये तो बेमानी चर्चा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।